Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 10th, today I have chosen a topic from your English book, that is a poem Snowdrop, written by one of the great writers, that is Ted Hughes. जहाँ तक टेड हग्स का ताल्लुक है, इसका असली नाम है एडवर्ड जेम्स हग्स और टेड हग्स was born in 1930 in the West Riding region of Yorkshire. His father William James participated in World War First. जहाँ तक उसके बाप का ताल्लुक था, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था. His accounts of fighting in the World War First made a permanent impression on the memory of Ted Hughes. Later, he reflected this cruelty of war, death and nature in his poems. जैसा कि आपको मालूम है कि बाद में उसने अपने पोइमों के ज़रिए जो वार ने तबाही मचाई थी, जो ब्रिटलिटी या क्रुएल्टी वार ने जंग की वजह से हुई थी, उन सब चीज़ों को फिर उसने पोएम्स में लिखना शुरू किया. As far as this poem is concerned, Snowdrop, जहाँ तक इस पोएम का ताल्लुक है, स्नोड्रॉप पोएम का ताल्लुक है. स्नोड्रॉप ये बेसिकली एक फ्लावर होता है. इट इज़ बेसिकली अ फ्लावर. डियर स्टूडेंट्स, ये एक फ्लावर है जिसकी एक खासियत है, जो विंटर में भी ब्लूम करता है. यूजुअली आप देखते हैं कि विंटर के अंदर काफ़ी चिल होता है. सीवियर विंटर के अंदर ब्रिटिलिटी होती है, डार्कनेस होता है, देयर आर नो इमोशंस, नो एंथुजियाज्म एट्सेट्रा. तो उस मौसम के अंदर जब ये फूल उगना शुरू करता है, तो इसका नाम रखा गया है स्नोड्रॉप. इट इज़ बेसिकली ए फ्लावर. ये आपको टाइटल अब समझ आया होगा कि टेड हग्स की ये बेहतरीन पोएम जो है स्नोड्रॉप. स्नोड्रॉप मैंने आपको बताया एक विंटर फ्लावर होता है जो विंटर के अंदर ब्लूम करता है. एज फार एज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज़ कंसर्न, जहाँ तक सेंट्रल आइडिया का ताल्लुक है कि इस पोएम में पोएट जो है वो कहना क्या चाहता है. इसमें शायर टफनेस, ब्रिटलिटी ऑफ विंटर, यानी सीवियर विंटर जब आता है, विंटर का मौसम जब आता है, उसमें आप देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो श्रंक हो जाता है. सब लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं क्योंकि काफ़ी चिल्स बाहर होती है, ठंडी होती है, फ्रोज़न, मतलब हर चीज़ फ्रोज़न हो जाता है, सिकुड़ जाता है, काफ़ी सर्दी होती है बाहर. तो उस चीज़ को शायर ने इस पोएम में डिपिक्ट किया है, पोर्ट्री किया है कि किस तरह विंटर जो होता है वो कितना हार्ड होता है, और जो पूरी जो क्रिएचर्स होते हैं उनकी लाइफ जो है, एनिमल्स की लाइफ को रिड्यूस करता है और बिल्कुल महदूद करता है इंसान की, जानवरों की ज़िंदगी को. तो इस चीज़ को शायर ने इसमें डिपिक्ट किया है. जैसा कि आपको मालूम है कि इस किताब के अंदर भी लिखा गया है, ह्यूग्स प्रेजेंट्स अ वेरी टफ एंड क्रूअल इमेज ऑफ नेचर. जो विंटर होता है, इट्स अ वेरी टफ सीजन एंड इट ब्रिंग्स अ ब्रूटिलिटी. ये तमाम मतलब इट रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ एनिमल्स आल्सो, जानवरों की ज़िंदगी को भी ये रिड्यूस करता है. ही क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ए हॉट विंटर. यहाँ पर इसने एक माहौल तैयार किया है, हॉट विंटर का माहौल बनाया है. एंड यूजेस इमेजेस फ्रॉम नेचर टू पोर्ट्रे, और फिर कुछ इमेजेस का इस्तेमाल करके वो हमें ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है कि टफनेस और ब्रिटिलिटी दैट इज सीवियर विंटर ब्रिंग्स, की मौसमी सरमा जो होता है वो किस तरह के हालात जो है पैदा करता है, इस चीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश की है. द पोएट डिस्क्राइब्स इन अ फ्यू वर्ड्स दैट
the way the winter has reduced the horizon of many creatures. In this poem, the poet describes in few words that the winter has reduced the life of all the creatures. Uh, he says that the world has shrunk. He says that the whole world has shrunk. ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बर्फ़ होती है, मौसमी सरमा होता है, पूरी कायनात जो है, पूरी दुनिया जो है वो श्रंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है. और मैनी आउटडोर क्रिएचर, एंड जो आउटडोर क्रिएचर्स होते हैं, जैसे जो मतलब अंदर बंद होते हैं, बंद कमरों के अंदर क्रिएचर्स होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं. यहाँ पर उसने चूहे की जिक्र की है. दे आर एट द वर्ज ऑफ डेथ. वो भी इसमें मरने के मतलब करीब होते हैं, वो मर रहे होते हैं सर्दी की वजह से. दे नो लॉन्गर सिक्योर और फ्लाई एज दे यूज टू. वो इस तरह फ्लाई नहीं करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं जिस तरह वो मौसम गर्मा में निकलते हैं, मौसम बहार में निकलते हैं. तो इस तरह से वो बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि देयर इज़ डार्कनेस आउटसाइड, देयर इज़ नो लाइट, देयर इज़ कूल्ड, सीवियर कूल्ड आउटसाइड. तो इस तरह का माहौल जो है शायर ने लाने की कोशिश की है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा इन लाइनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द रीडिंग ऑफ द पोएम. नाउ इज द ग्लोब shrunk tight, around the mouse's dulled wintering hot. Weasel and crow, as if molded in brass, move through an outer darkness, not in their right minds. With other deaths she too pursue her ends, brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक फर्स्ट लाइन का ताल्लुक है, नाउ इज़ द ग्लोब shrunk tight, round the mouse is now is the globe shrunk tight. When there is a winter, when there is a snowfall, जब बर्फ़ गिर जाती है, या when there is a winter season, the whole globe means the whole earth shrunk tight. वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, पूरी कायनात जो है बंद हो जाती है. यहाँ पर शायर ने ग्लोब जो है इमेज का इस्तेमाल भी किया है. और यहाँ पर ग्लोब जो होता है बेसिकली अ राउंड शेप्ड मॉडल ऑफ अर्थ. एंड जो स्नो ड्रॉप होता है फूल, उसका वो भी इसी तरह गोल गोल होता है, वो भी श्रंक हो जाता है विंटर के अंदर. तो एक माने हम ये भी निकाल सकते हैं. दूसरा जो ग्लोब है, ग्लोब मीन्स अर्थ, पूरी जो दुनिया है वो श्रंक हो जाती है when there is a cold outside. The planet Earth appears to have shrunk tight owing to the freezing cold. When there is a freezing cold outside, the whole globe appears to have shrunk. वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है. तो ये जो स्नो ड्रॉप होता है, ये भी विंटर के अंदर जो है श्रंक हो जाता है. ड्यू टू सीवियर कोल्ड इट आल्सो श्रंक्स. राउंड द माउसेस dulled wintering hot. As far as the mouse is concerned, it is basically an active animal. ये जो माउस है, ये एक एक्टिव एनिमल माना जाता है, जो मतलब बिल्कुल एक जगह नहीं बैठता है. विंटर की वजह से क्या होता है, इसका हार्ट भी जो होता है वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है. राउंड द माउस डलड विंटर, इसका हार्ट जो है बिल्कुल डल हो जाता है. विंटरिंग हार्ट यानी बिल्कुल वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी हार्ट रेट जो होती है वो सीवियर चिल से मतलब उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. तो
यहाँ पर शायर ने राउंड द माउस डलड विंटरिंग हॉट, यानी इस चीज़ को लाने की कोशिश की है, डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि ये जो आउटडोर क्रिएचर्स होते हैं, जो एनिमल्स जो होते हैं, इट द सिवियर चिल रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ दीज एनिमल्स आल्सो, यानी वो हालांकि एक्टिव रहता है, अक्सर व बेशतर चूहा अक्सर बेशतर एक्टिव रहता है, मगर विंटर के अंदर जो होता है इसका हार्ट भी मतलब हार्ट बीट भी कमज़ोर हो जाती है और ये सिकुड़ जाता है, एक ही जगह बैठ जाता है। तो इसके बाद है वीजल एंड क्रो एज इफ म्यूल्डेड इन ब्रास। वीजल एंड क्रो, दीज आर द टू एनिमल्स, क्रो बर्ड्स एक्चुअली। विजल क्या होता है प्यारे बच्चों? विजल ए स्मॉल मैमल, ये एक छोटी सी मैमल होती है विथ रेडिश ब्राउन फर एंड अ लॉन्ग बॉडी विच कैन किल अदर एनिमल्स, जो बाकी जानवरों को खा जाती है, जैसे यानी चूहों को खाती है या बर्ड्स को खाती है अपने गज़ा के लिए, वे विजल होता है। एंड क्रो, क्रो मीन्स कौवा, एज इफ म्यूल्डेड इन ब्रास। जहाँ तक ये जो दो जानवर होते हैं ये अक्सर बेशतर बाहर रहते हैं। विजल एंड क्रो एज इफ म्यूल्डेड इन ब्रास। when there is a cooled outside, they don't move outside. Although they try to go outside for their prey, they don't move outside, and they try to go outside. They could hardly roam around in the open because it is darkness. बाहर जो होती है मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस, दे कुड हार्डली रूम, दो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं, बिकॉज देयर इज़ डार्कनेस आउटसाइड, देयर इज़ नो सन, देयर इज़ नो सन लाइट। पूरी जो कायनात है वो अंधेरे में डूब चुकी होती है। तो ये जानवर जो है विजल एंड क्रो, ये भी जैसे दे आर शेप्ड इन ब्रास, जैसे वो मेटल उनको बन जाता है, वो सिकुड़ जाते हैं। Not in their minds, not in their minds. So they became unconscious when there is cooled outside, when there is frozen outside, when there is darkness outside, and the animals they don't move outside because there is darkness, and their minds they lost their minds also. They don't remain in their minds. वो अपने दिमागी उनकी हालत जो है वो उसमें नहीं रहते हैं। नॉट इन देयर माइंड्स मीन्स दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्शियसनेस, वो अपने होश हवास जो है वो खो जाते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा हम आगे कर चलने की कोशिश करेंगे विद अदर डेथ्स, विद अदर डेथ्स। So these animals means crow and weasel, they are experiencing the hardships caused to them due to the brutal cold. यानी ब्रूटल कोल्ड की वजह से, यानी बहुत सर्दी की वजह से, विंटर की वजह से वो हार्डशिप्स मतलब एक्सपीरियंस करते हैं। एंड मेनी अदर एनिमल्स आर एट द वर्ज ऑफ डेथ, बाकी जो एनिमल्स होते हैं दे आर ऑल्सो एट द वर्ज ऑफ डेथ, वो भी मर रहे होते हैं, सर्दी की वजह से मर रहे होते हैं। एंड when these animals they are seeing that the other animals are at the verge of death, and they fear that they might experience the same thing. वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद इनके साथ भी यही होगा, वो भी मर जाएंगे। तो फिर क्या है, she too pursues her ends. she जो है यहाँ पर ये
यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है स्नोड्रॉप के बदले। स्नोड्रॉप फ्लावर जो है ड्यू टू दिस cold and severe winter, this animal pursues her ends, means ये अपने जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं। It grows in winter and this animal has the power, it has the exceptional power of survival. It is the symbol of survival of the fittest in nature. In spite of chill, it continues to achieve its goal. It due to in spite of winter, यानी विंटर के बावजूद क्या हो जाता है, ये अपने स्टेम्स जो है निकालता है। अगर इसके ऊपर बर्फ़ भी गिर जाएगी, ये अपने जो है वो उसका जो स्टेम होता है वो बाहर निकालती है। बर्फ़ की जो तह उसके ऊपर पड़ जाती है, उसके बावजूद वो अपना इसमें से ग्रो करती है। यानी इसके पास ये पावर होता है, इस स्नोड्रॉप के अंदर ये पावर होता है। ये she can achieve her aim, she can achieve her goal, she can grow in winter also. Brutal as the stars of this month, brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. यहाँ पर शायर पोइट जो है हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि stars of the month means in the January, in winter season, the stars, they are also brutal, they don't have the shine, they do not shine, they don't have the shine, वो चमकते नहीं है क्योंकि सूरज जो है वो बादलों के नीचे छुपा होता है, सर्दी होती है। जिस तरह वो ब्रूटल होते हैं, मतलब अपनी रोशनी नहीं दे पाते हैं स्टार्स, इसी तरह जो है स्नोड्रॉप जी है वो भी लोगों के अंदर इस किस्म की फीलिंग्स नहीं एरोज कर पाता है जिस तरह वो जिस तरह उसको करना चाहिए था। तो लग Her pale head heavy as metal. The pale drooping head of snowdrop appears very heavy as it is made up of some heavy metal. ऐसा लगता है कि जैसे इसका जो हेड होता है, सर होता है, पेल वो जैसे वो लोहे, जिस तरह लोहा हैवी होता है इस तरह इसका भी वो हैवी हो जाता है बर्फ़ की वजह से। But due to this heaviness and hardness, snowdrop is able to withstand the intense cold when others fail to do so. यानी जब बाकी क्रिएचर जो है स्नोड्रॉप इस बर्फ़ के अंदर जमे हुए होते हैं, ये इसके बावजूद भी क्या करता है, अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखता है। यानी इट ब्लूम्स इतनी हार्डशिप्स और हार्डनेस और हैवीनेस के बावजूद वो ब्लूम करता है और निकल आता है। तो ये था कि एक्चुअली ये शायर जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें विंटर की टेंडरनेस, विंटर की जो ब्रूटिलिटी होती है या विंटर के अंदर जो हार्डशिप्स होते हैं कि किस तरह से जानवर जो हैं हार्डशिप्स को बर्दाश्त करते हैं। इवन कि जो आउटडोर क्रिएचर्स होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, डल होता है, एवरीथिंग इज़ डल, एवरीथिंग अपीयर्स टू बी एवरीथिंग अपीयर्स डल, हर एक चीज़ जो है वो डल लगता है इंसान को हैवी विंटर के अंदर। यानी पूरी कायनात जो है बंद हो जाती है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, हर एक को हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है चिली विंटर के अंदर। यानी एक्चुअली शायर जो है इस विंटर की जो पूरी विंटर की जो पूरा मतलब इसकी जो पूरा सीन जो है हमारे सामने लाना चाहता है कि किस तरह हार्डशिप्स होते हैं इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। तो इसमें जो स्नोड्रॉप है इसके बावजूद भी वो निकल आता है, हालांकि इसको भी मुश्किल हो जाता है, स्नोड्रॉप को भी मतलब ये भी इस तरह नहीं खिलता है जिस तरह इसको खिलना चाहिए, मगर इसके बावजूद वो
खिल जाता है, निकल आता है, ब्लूम करता है। तो ये कुछ पोएटिक एक्सप्रेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं इनका मायने। तो कल इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके जो क्वेश्चंस होंगे या इसकी समरी होंगे, वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।